हेलो दोस्त, आपका स्वागत है बेरोजगार से रोजगार तक के वाईटी चैनल पर। आज हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे जो बेहतरीन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को कब अपनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 1945 में, 1950 में, 1955 में, 1960 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति मतलब एसआई यूनिट ना, इंटरनेशनल यूनिट को 1960 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 1960 में। मतलब पूरे दुनिया में ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कब अपनाया गया? तो 1960 में। अब बात करें कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। मूल मात्रक कितना होता है? तो 7 होता है ना। और इसी में सातों मूल मात्रक की बात करें तो पहला मूल मात्रक होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? तो मीटर हो जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? तो केजी हो जाता है ना। समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। और दूसरा और बात करें तो एक होता है तापमान, मूल मात्रक में। चौथा क्या होता है? तापमान। पांचवा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। और ज्योति तीव्रता। सातवां क्या होता है? छठा ज्योति तीव्रता। और एक होता है पदार्थ का परिमाण। तो जिसमें तापमान का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। एक और चीज होता है, एक समतल कोण होता है। कौन सा कोण होता है? समतल कोण। समतल कोण होता है। और दूसरा होता है घन कोण या इसी को हम बोलते हैं ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण। समतल कोण का मान होता है रेडियन। समतल कोण का मान क्या होता है? तो रेडियन होता है। या घन कोण या ठोस कोण दोनों सेम होता है। घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण या ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन एक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। देखिए, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये कथन सही। अब जानते हैं वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। मतलब वेग बराबर, फार्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना। बात करें त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, मतलब v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी होता है। v क्या, कौन सा वेग होता है? तो अंतिम वेग। v मतलब होता है अंतिम वेग। और u मतलब होता है क्या? तो u मतलब होता है प्रारंभिक। u मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। मतलब अगर इसको हम बात करें कि त्वरण का परिभाषा क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब होता है समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर मतलब बाटा में क्या होना चाहिए? समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब दूसरा बात करें संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब बात करें संवेग बराबर क्या होता है? तो एम भी। संवेग p बराबर क्या होता है? एम भी। एम मतलब होता है मास और v मतलब होता है वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुने वेग बराबर क्या होता है? संवेग। अब हम बात करें कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। मतलब न्यूटन का जो सेकेंड गति का नियम है वो क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब बल बराबर होता है संवेग, मतलब एम भी माइनस एम यू बटा टी। मतलब एम कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा? टी। और त्वरण के मात्रक में यही ना होता है, तो हम f बराबर m और इसका मान क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटा टी का a। f बराबर m है। मतलब इससे हम बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। और इससे न्यूटन के दूसरा नियम से ये भी मालूम चलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। अब लास्ट ऑप्शन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, तो ये भी सही है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहते हैं। मतलब अगर त्वरण जो है ना माइनस में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितना होगा?
ऑप्शन ए है 300 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 315 मीटर प्रति सेकंड और 1260 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, ग्राहम का गति का समीकरण, ग्राहम का गैसीय गति का समीकरण, ग्राहम का गैसीय गति का समीकरण। उसमें क्या होता है, वेग जो है ना द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग बराबर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो एगो के मान लेंगे ऑक्सीजन मतलब VH, ऊपर वाला को मान लेंगे हाइड्रोजन और नीचे वाला को VO। और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो जब H ऊपर में गया है तो ए में कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। हाँ, और ये वाला ऊपर में है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऑक्सीजन वाला ऊपर में द्रव्यमान चल जाएगा, दोनों के ऊपर वर्गमूल लगेगा। अब इसी को सॉल्यूशन कर लेना है और बन जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे VH का मान कितना दिया होता, VH का मान कितना है, VH का मान कितना होगा, इधर बना देते हैं। VH का मान होगा 1260 और हमको निकालना है कितना है, जब V0। अब हमको क्या निकालना है, मास। देखिए ऊपर में इसका M0 का मान कितना होगा, M होता है मतलब एगो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। मतलब एगो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 के दूना 16, एगो के 16 होता है। हम O2 लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, O2। तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32। और हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, तो H, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु संख्या 1 होता है तो उसका द्रव्यमान कितना, 2। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी 1 ही होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 दूना 2 यानी 2 से कट जाएगा 16, मतलब है ना। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 का वर्गमूल 1260/VO। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 एकम 4 15, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 315 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 315 मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जब लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में वह दिखाई नहीं देता। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल गया, दिखाई नहीं देता है। जब लेंस का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से कम होता है, जब लेंस का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से अधिक होता है, जब द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से बराबर होता है। तो इसमें जब 3 को कंडीशन होते हैं, इसमें कितने कंडीशन होते हैं, तो इसमें 3 कंडीशन आता है। पहली बात तो हम देखते हैं कि ये पहली बार हम बात करते हैं कि ये एक होता है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा जब द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर होता है। अब बात करते हैं इसमें तीनों कंडीशन का। तो मान लीजिए म्यू से हम क्या चीज़ को मापते हैं, अपर्तनांक को। म्यू से मापते हैं अपर्तनांक को। और एक मान लेते हैं म्यू डैश ना, ये हो गया लेंस के अपर्तनांक, ये क्या हो गया लेंस का अपर्तनांक, ये हो गया द्रव का अपर्तनांक, द्रव में डुबाएंगे ना उसका अपर्तनांक। जब लेंस का अपर्तनांक अधिक होगा, जिस द्रव में जो डुबाएंगे उसका अपर्तनांक कम होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, या उसकी क्षमता जो है ना, क्षमता वो बढ़ जाता है। क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं। ये कंडीशन को 1 नंबर को याद रखना है। जब लेंस का अपर्तनांक अधिक होगा और उसके द्रव के अपर्तनांक कम होगा ना, तब फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो उसमें लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा में क्या होता है, जब लेंस का अपर्तनांक जो द्रव में डुबाएंगे ना उसका अपर्तनांक दोनों बराबर होगा, लेंस का द्रव्यनांक और द्रव में डुबाएंगे उसका अपर्तनांक दोनों बराबर होगा। उस स्थिति में फोकस दूरी जो है ना अनंत हो जाती है, फोकस दूरी अनंत हो जाती है ना। हाँ, जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगा तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षमता उसका समाप्त हो जाता है, क्षमता समाप्त हो जाता है ना। और इस स्थिति में ना लेंस जो है ना, लेंस की प्रकृति समतल प्लेट की भांति काम करता है, मतलब समतल लेंस की तरह, समतल
प्लेट की तरह काम करता है। जब लेंस का अपवर्तनांक और जिस द्रव में डुबाएंगे उसका अपवर्तनांक जब दोनों बराबर हो जाता है तब फोकस दूरी अनंत हो जाता है, क्षमता समाप्त हो जाता है। और लेंस जो है ना, लेंस की प्रकृति समतल प्लेट की भांति काम करने लगती है। और इसमें एक तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब लेंस का अपवर्तनांक ना और द्रव का अपवर्तनांक जिसमें लेंस को डुबाएंगे तो पानी का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। इसमें होता है क्या कि फोकस दूरी बदल जाती है। जब इसमें डुबाते हैं तब फोकस दूरी बदल जाती है और जिससे क्षमता भी बदल जाती है। और इसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, जब पानी में हवा की बुलबुला होता है ना, पानी में हवा की बुलबुला, जब इस स्थिति में पानी में हवा की बुलबुला जो है ना, इस स्थिति में दिखाई तो देता है किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, उत्तल लेंस की तरह, जबकि व्यवहार करता है कैसा, अवतल लेंस की तरह। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि पानी में हवा की बुलबुला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि पानी में हवा की जो बुलबुला है ना, इसको याद करें। दिखाई मतलब दिखाई में कितने अक्षर है, 3 अक्षर। तो ये व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह। उत्तल दिखाई में भी 3 अक्षर, उत्तल में भी 3 अक्षर। तो दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह, व्यवहार में भी 4 अक्षर और अवतल में भी 4 अक्षर, व्यवहार करेगा अवतल लेंस की जैसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और वह ठरी हो जाए तो झूला और उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि फार्मूला आधारित क्वेश्चन है। टी बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2π√L/g होता है। टी बराबर 2π√L/g होता है ना, जिसमें L होता है लंबाई। L क्या होता है, लंबाई। इसका L क्या होता है, लंबाई होता है ना। और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। G होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है ना। और आवर्तकाल जो होता है ना, इसमें m नहीं है, मतलब कहीं भी इसमें द्रव्यमान की चर्चा नहीं, तो आवर्तकाल का मान द्रव्यमान m मास पर निर्भर नहीं करता है, मास पर निर्भर नहीं करता है। तो बात करते हैं, जब क्वेश्चन को फिर से निकालते हैं। अगर कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और ठरी हो जाए तो झूला और उसके आवर्तकाल पर ना, जब लड़की ठरी हो जाती है ना, तो उसकी जो प्रभावी लंबाई है, कौन सी लंबाई, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो घट जाती है ना। प्रभावी, देखिए अगर प्रभावी ये घट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा, क्योंकि दोनों समानुपाती में है। तो ये घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा आवर्तकाल। जब आवर्तकाल घट जाएगा तो झूला धीरे स्पीड में झूलने लगेगा ना, स्पीड में झूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम जाता है ना, आवर्तकाल इसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और झूला तेज़ी से झूलेगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेज़ी से झूले लगेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से मात्रक विहीन राशि कौन है। मात्रक विहीन, विकृति, प्रतिबल, प्रस्थाता, इनमें से कोई नहीं। तो पहले जानते हैं प्रतिबल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। प्रस्थास्थ गुणांक बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो इसमें भी इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला है। तो जिसका फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, तो मात्रक ही, मतलब उसमें मात्रक होता है, उसका मात्रक भी होता है, डायमेंशन भी होता है। पर विकृति मतलब क्या होता है, विकृति समझने का चाहिए। मान लीजिए ये रबर है, ये रबर को खींच कर हम इतना दूर ले जाते हैं, तो इसको खींचे, इसका लंबाई कितना हो गया, मान लो डेल एल हो गया, डेल एल, और इसका ओरिजिनल लंबाई एल हो गया। तो डेल एल बटा एल का अनुपात जो होता है ना, वही विकृति कहलाता है। मान लीजिए उसमें कोई किसी चीज़ को लामार का बड़ा कर देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, विकृति। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकृति। विकृति जो है ना, मात्रक विहीन राशि। विकृति कैसा है, मात्रक विहीन राशि। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया घटना अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ध्रुवन। क्या थी, अंतर करती है। देखिए व्यतिकरण ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है ना। ध्वनिकरण साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। ये भी साउंड में भी होता है, लाइट में भी, ये भी साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। लेकिन जो ध्रुवन होता है, ध्रुवन जो है ना,
ध्रुवन सिर्फ प्रकाश में, सिर्फ लाइट में होता है। ध्रुवन क्या होता है? सिर्फ लाइट में होता है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग में अंतर कौन करता है? तो ध्रुवन करता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों और गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग और उसकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। मतलब हाँ, ये सही है। डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों, मतलब अगर डॉपलर प्रभाव ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। जब यह प्रकाश में होगा तो सुदूर तारों और गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग एवं उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये सही है। यदि कारण इसका मतलब क्यों किया जाता है? यदि स्पेक्ट्रम में प्रकाश रेखा बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होती है तो तारा या गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जाती है ना। ये गलत है, पृथ्वी से दूर नहीं जाती, पृथ्वी से नज़दीक आती। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। याद रखना, डॉपलर प्रभाव जो होता है ना, ध्वनि में और प्रकाश में दोनों में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक दूसरा तत्व कौन होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक दूसरा तत्व पहले जानेंगे। पहला तत्व क्या होता है? तो पहला तत्व होता है ऑक्सीजन, जो, और दूसरा तत्व होता है कार्बन। तो ऑक्सीजन कितना होता है? 65% होता है। कार्बन कितना होता है? तो 18% होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? तो 10% होता है। जबकि पृथ्वी के भूपटल में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन कितना होता है? तो 46% होता है। सिलिकॉन कितना होता है? तो 27% होता है। एल्युमिनियम कितना होता है? तो 8% होता है ना। और लोहा कितना होता है? तो 5% होता है। लोहा कितना होता है? 5%। मानव शरीर में दूसरा तत्व कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है? तो सॉरी, इसका हो जाएगा आंसर क्या? तो सॉरी, इसका हो जाएगा कार्बन। कितना हो जाएगा? 18%। किसी परमाणु के नाभिक से क्रमशः कितने अल्फा कण और बीटा कण निकल जाने से प्राप्त होने वाला परमाणु की परमाणु संख्या मूल परमाणु की संख्या से समान होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 अल्फा, और इसका डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं कि 1 अल्फा कण हो जाएगा 2 बीटा कण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण। अब मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से अगर मान लीजिए एक बीटा कण निकलता है, किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है, तो उसके परमाणु संख्या में ना, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है ना। लेकिन द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान जो होता है ना, सॉरी, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर बात करें किसी नाभिक से अगर एक अल्फा कण निकलता है, नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में ना 2 की वृद्धि, परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि, जबकि द्रव्यमान संख्या में कितनी की वृद्धि हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि होती है, 4 की वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तभी ये वो क्वेश्चन बनेगा। अगर एक अल्फा का निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि ना। और उसी तरह और जब परमाणु के नाभिक से ना एक बीटा कण निकलता है, परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी ना। और द्रव्यमान संख्या में क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑफ निशान से सम्मानित किया था? आंसर है ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इथोपिया। डी आंसर हो जाएगा इथोपिया। मतलब पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑफ द निशान से सम्मानित किया था? इथोपिया से। इथोपिया के सम्मान से ना। और एक है ओशन ना, द ग्रेट ऑर्डर ऐसी कुछ करके ओशन होता है। तो ओशन कहाँ का है? तो मॉरिशस का। ओशन कहाँ का है? तो मॉरिशस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ने किसने शपथ लिया था? शैलेंद्र चंद्र, नितिन नवीन, अमर जयंत। इसका आंसर इसका आंसर क्या हो जाए? राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। नितिन नवीन कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो नितिन नवीन। हाल ही में किस राज्य की पुंडू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो पुंडू खादी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। पुंडू खादी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है ना। अब बात करते हैं जीआई टैग अधिनियम एक्ट कब का है? तो 1999 का। 1999 यह लागू कहिया हुआ? तो 2001 में हुआ ना। और पहली बार जीआई टैग जो है ना
2004 में दिया गया था। 2004 में, सॉरी 1 में नहीं, 2003 में लागू हुआ था। 2003 में पहली बार जी टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो यूएई के सहयोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। हाल ही में स्वदेश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत, हांगकांग, चीन, मलेशिया, ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। किसने जीता? भारत। और हरा उपविजेता कौन है? तो हांगकांग, चीन। उपविजेता कौन है? तो हांगकांग, चीन। अब बात करते हैं कबड्डी विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है।